Good evening, guys. Good evening, sir. Recording in progress. Good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, Abhilash, Mahi, Mukesh, Nandakishore, Praful sir, Prashik, Rajesh, Harshal, Rupali, Yogeshwar. So, very good evening to all of you. Let's wait for 5 minutes. Good evening, Devash. Good evening, Chirag. तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे टेक्निकल टूल्स के बारे में। क्या मेरा वॉइस आपको सबको क्लियर आ रहा है? टाइप यस। ओके।
जो लोग कल के सेशन में नहीं ज्वाइन हुए थे, क्या उन्होंने हमारी रिकॉर्डिंग सुनी कल की? टाइप यस अगर आप हमारे यहाँ पे कल के सेशन में ज्वाइन नहीं हुए थे और जिन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी है हमारी। अगर नहीं सुनी है तो सुन लीजिए, कल का टेक्निकल सेशन बहुत ही अच्छा हुआ था, प्रफुल्ल सर ने दिया था। और आज भी हमारे जो मेंटर है प्रफुल्ल सर, हमारे कंपनी के सीटीओ, वो आपसे बहुत सारी चीजें, नॉलेजेबल चीजें शेयर करने वाले हैं। ओके, किसी ने नहीं सुना है, ओके, नो इशू। ग्रुप में ऑलरेडी अवेलेबल है वो रिकॉर्डिंग, वो आप सुन सकते हो। तो आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपको टेक्निकल टूल्स, जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल टूल्स यूज होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, उसके बारे में नॉलेज देंगे। और आगे भी आपको कंटिन्यू करना है हमारे साथ। कल का सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करने वाले हैं हमारे कंपनी के बारे में और हमारा जो भी फ्यूचर प्लान है उसके बारे में। सो प्रफुल्ल सर। Hello. यस, Yeah. 1 second. Hello. Yes, now you are host now. Okay. Just a minute. Okay. Hello. Hi everyone. So we start for the session now. Okay. Can you hello Amol? Host is disabled for participants screen sharing. Can you share allow me the screen sharing? Okay, 1 second. Yeah. Now you can share your screen. Yeah. Okay. Got it. Okay. Hello guys. I will start my session today's session. Okay. So I will start with that screen. Tools overview and uses. ठीक है, तो जैसे मैंने कल आपको ये चीजें बताई थी कि हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो भी टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो टूल्स यूटिलाइज होते हैं, यूज होते हैं, उसका आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अभी इस सेशन में आपको दूंगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो भी एंगुलर रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उसके बाद नोड जेएस रिलेटेड प्रोजेक्ट है, या आप बोलते हैं रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट, पीएचपी के प्रोजेक्ट, ये सारे जो प्रोजेक्ट है हम विजुअल स्टूडियो कोड में हम एडिट करते हैं या उसको काम करने के लिए यूज करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि विजुअल स्टूडियो कोड में क्या क्या फीचर्स है। लाइव मैं आपको सारी चीजें लाइव बताऊंगा। ठीक है, तो अभी ये हमारे इसमें इंस्टॉलेशन हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड। आप डायरेक्टली एमएसआई फाइल भी इंस्टॉल कर सकते हो या जीप फाइल भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो भी फीचर्स है, जैसे देखो एक हाथ अगर मुझे कुछ चीजें यहाँ पर यूज करनी है, तो यहाँ पर नॉर्मली जैसे कि एक्सप्लोरर, सर्च का ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद गिटहब का ऑप्शन, यहाँ पर डिबगर है, अगर अलग अलग तरह के हमें डिबग करने रहेंगे प्रोजेक्ट, जैसे डायरेक्टली इसमें एंड्रॉइड प्रोजेक्ट भी और एंड्रॉइड इमुलेटर भी रन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में एंड्रॉइड स्टूडियो की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्टली हम विजुअल स्टूडियो कोड में भी एंड्रॉइड की इमुलेटर यूज करके हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो डिबग कर सकते हैं। ठीक है, ये फीचर्स है।
इसमें एक एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन मिलते हैं अलग अलग डेवलपमेंट के लिए। जैसे हमें अगर जावा रिलेटेड वर्क करना है तो जावा के एक्सटेंशन यहाँ मिल जाएंगे, सर्च करना पड़ता है सिर्फ, और ये जावा एक्सटेंशन के जावा लैंग्वेज का सेटअप हम इंस्टॉल कर सकते हैं। हमें एंगुलर रिलेटेड कुछ भी प्लगइन्स चाहिए तो हम एंगुलर रिलेटेड प्लगइन्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम लैंग्वेज यहाँ पर चूज करते हैं, तो जिस टाइम पे हम डेवलपमेंट करेंगे तो उसका सिंटैक्स बोलो या कुछ हमने जैसे एक स्मॉल वर्ड डाल दिया, उसको कंप्लीट करना है तो कंट्रोल स्पेस करके वो कंप्लीट हो सकता है। जैसे ये देखो, अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑटो ड्रिवन फैसिलिटी ये एंड्रॉइड स्टूडियो हमें सॉरी विजुअल स्टूडियो कोड हमें प्रोवाइड करता है। तो ये सारी फीचर्स है। इसमें हम गिटहब का भी डायरेक्टली कनेक्शन कर सकते हैं। जो भी चेंजेस हम यहाँ पर बनाते हैं, जो भी चेंजेस हम यहाँ पर करते हैं, जैसे अभी हमने log4j के चेंजेस किए, नई फाइल बनी है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किए, कहाँ पर चेंजेस किए, ये सारे चेंजेस पुश करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्टली गिटहब से कनेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर कौन सा ब्रांच चालू है वो भी दिखा देते हैं। अगर नए ब्रांच से कनेक्ट करना है तो हम नए ब्रांड से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फैसिलिटी फॉर कनेक्टिंग विद द गिटहब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, डायरेक्ट फैसिलिटी। ठीक है, और बहुत सारी फैसिलिटीज है, जैसे ये सर्च का ऑप्शन है। अगर मुझे समझ लो कि एक प्रोजेक्ट है मेरे पास, ठीक है, पीएचपी का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है, पीएचपी का एक हाथ प्रोजेक्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया इंस्टीट्यूट एपीआई करके। ठीक है, इसमें मुझे जैसे अटेंडेंस का मॉडल है और इसको रीनेम करना है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर नया फाइल क्रिएट कर लिया मैंने, जैसे अटेंडेंस मॉडल है और इसकी नई फाइल क्रिएट कर ली। इस फाइल को नाम देना है मुझे स्टाफ। ठीक है, जैसे मैंने अभी स्टाफ कर लिया, स्टाफ मॉडल बनाना है नया एक, मैंने ये बना लिया, स्टाफ है या नहीं मालूम। ठीक है, देखते हैं, या तो एड्रेस मॉडल कर लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि स्टाफ ऑलरेडी है इस वजह से मैंने इसको एड्रेस मॉडल बना लिया। अभी एड्रेस मॉडल बनने के बाद मुझे क्या करना है, सब अटेंडेंस वाली जो चीजें हैं, जहां पर देखो यहाँ पर अटेंडेंस मास्टर है, यहाँ पर एड्रेस मास्टर चाहिए मुझे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अटेंडेंस है, यहाँ पर अटेंडेंस डेट है, तो यहाँ पर एड्रेस डेट, ऐसा कुछ तो भी डायरेक्टली चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल F करूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पर चेंजेस करने, रिप्लेस करना है, अटेंडेंस को एड्रेस की जगह पर चेंजेस करने। ठीक है, बट मुझे क्या चाहिए, जहां पर अटेंडेंस ए स्मॉल है वहां पर एड्रेस का ए स्मॉल आना चाहिए, और जहां पर कैपिटल ए है वहां पर एड्रेस का कैपिटल ए आना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम ए बी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, रिवर्स केस के लिए। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं ए बी सिलेक्ट करूंगा और चेंजेस के लिए यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दूंगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो ये सारे चेंजेस हो जाएंगे। देखो यहाँ पर अटेंडेंस मास्टर की जगह पर एड्रेस मास्टर हो गया, और कैपिटल एड्रेस चाहिए तो कैपिटल ए चाहिए तो यहाँ पर कैपिटल ए आ गया, जहाँ पर स्मॉल ए वहां पर स्मॉल ए आ गया। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो टूल्स में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऑटो ड्रिवन में मिल जाती है, और जल्दी से जल्दी हमारा कोड हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि हम पैटर्न के हिसाब से हम कोड डेवलपमेंट करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर मेरा पैटर्न है पूरा फॉलो करके। ठीक है, यहाँ पर मुझे अगर ज्वाइन क्वेरी लगानी है, ऐसे अलग अलग तरह के मैं ज्वाइन क्वेरी लगाई है, और एक सिंगल चीज अगर मुझे चेंज करना है या तो मल्टीपल लाइंस मुझे चेंज करना है, तो एक सिंगल क्लिक सिंगल रिप्लेस में ये सारा काम हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें जो है विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज है। ठीक है, ये एक्चुअली लाइव प्रोजेक्ट है, मैंने आपको क्रिएट करने के लिए दिखाया, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा अभी। ठीक है, क्योंकि इसको मिनिमाइज कर देते हैं। और ये क्या है, ये डिलीट कर देते हैं। ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरह की लाइंस अगर हमें इसमें क्या होता है, कभी कभी हमने अगर एंगुलर का प्रोजेक्ट ओपन कर लिया, ये हमारे पास नया एंगुलर का एक प्रोजेक्ट है।
ठीक है। तो एंगुलर या आयोनिक का प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर अगर कहीं पर एरर है तो ये डायरेक्टली हमें डिस्प्ले कर देता है कि कहाँ पर एरर है। तो अगर ये टीएस फाइल है, मैं टीएस फाइल के लैंग्वेजेस अगर मैंने डाल दिए, ठीक है, जैसे ये वाली टीएस फाइल है, टाइपस्क्रिप्ट फाइल, और इसमें मैंने कुछ भी ऐसे नॉर्मली लिख लिया, ठीक है, या मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर कोई तो भी एक जहाँ पर सेक्शन की जगह पर एक दूसरा नाम ले लिया जो मैंने अभी तक डिक्लेयर भी नहीं किया है, ठीक है, जियो करके, ठीक है, जियो पैड, ठीक है, जस्ट एस्टिमेट, ये लैंग्वेजेस नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक जो भी है जैसे यहाँ पर नोड ऑल क्लास करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है, ये नोड ऑल क्लास का एक वेरिएबल है यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा भी इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई लगा लिया तो यहाँ पर एरर आ गया अभी, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो वेरिएबल है डिक्लेयर्ड नहीं है, हमें इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा तो ही ये यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं सेटअप सर्विसेज में। तो अगर ये वाला वेरिएबल है जो हमने डिक्लेयर नहीं किया, वो हमें अगर डिक्लेयर करना है तो यहाँ पर डायरेक्टली फैसिलिटी मिल जाती है। स्पेलिंग चेंज करना है, ये गलत हो गई तो ये स्पेलिंग चेंज करके देगा। अगर इसको डिक्लेयर स्टैटिक मेथड करना है तो डिक्लेयर स्टैटिक मेथड कर देगा, या प्रॉपर्टी स्टैटिक करना है तो प्रॉपर्टी स्टैटिक कर देगा। तो ये सारे जो फैसिलिटीज है वो विजुअल स्टूडियो कोड हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया विजुअल स्टूडियो के रिगार्डिंग। और जो आगे चल के है विजुअल स्टूडियो कोड का हम प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उस प्रोजेक्ट में टर्मिनल क्या होता है, ये सारे टर्मिनल्स में डायरेक्टली हम रन कैसे करते हैं इस प्रोजेक्ट को। जैसे अभी ये देखो कि डायरेक्टली हमें कमांड प्रॉम्प्ट से रन करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली हमें टर्मिनल मिल जाता है और इसमें हम हमारा सिंटैक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जैसे अभी यहाँ पर मुझे रन करना है प्रोजेक्ट को, तो मैंने मेरा जो भी कमांड है आयोनिक का, वो कमांड आयोनिक का डाल दिया है और रन सर्व कर दिया है। तो ये डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट, विदाउट कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके हम डायरेक्टली विजुअल स्टूडियो कोड में ही जावा का प्रोजेक्ट, हमारा पीएचपी का, पाइथन का, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। हम आधे से इंडस्ट्री के आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर सकते हैं, आधे से ज्यादा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे कुछ हो सकते हैं, बट मैक्सिमम जो भी लैंग्वेज है हम विजुअल स्टूडियो कोड में रन कर सकते हैं। बट कोई कोई जो भी लैंग्वेजेस है उसको सपोर्ट लगता है, उनके जो भी डिपेंडेंट टूल्स का है, तो उस जगह पर हम नॉर्मली कोई भी जैसे विजुअल स्टूडियो कोड का जो भी डॉट नेट का डेवलपमेंट या कोई भी अलग तरह का डेवलपमेंट रहता है, तो उसके लिए हम उनका टूल यूज करते हैं। बट नॉर्मली जो है 90% लैंग्वेजेस विजुअल स्टूडियो कोड को सपोर्ट करता है टूल्स के रिगार्डिंग। पहले क्या होता था, पहले हमारे पास ऐसे टूल होते कि जावा के लिए सिर्फ हमें इक्लिप्स या इंटेलिज यूज करना पड़ रहा था। डॉट नेट के लिए हमें डॉट नेट डेवलपर का जो भी टूल्स है वो प्रोवाइड यूज करना पड़ता था। पीएचपी के लिए और दूसरे तरह के कोड एडिटर्स होते थे, तो उनके लिए वही एडिटर यूज करके हमें काम करना पड़ता था। बट अभी वैसा नहीं है, विजुअल स्टूडियो कोड में हम मैक्सिममली लैंग्वेजेस को यूज करके हमारा डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा सेकंड उसके बाद हमारा सेकंड है इक्लिप्स, जो हम नॉर्मली इसके लिए यूज करते हैं। इक्लिप्स क्या बोलते हैं, जावा के लिए बेस है हमारा इक्लिप्स। तो इस इक्लिप्स का यूज जो रहता है ये वर्कस्पेस बनाने के लिए होता है। नॉर्मली हम अगर एक हाथ इक्लिप्स ओपन करते हैं, जैसे मेरे पास जिप फाइल है, मैंने वो डाउनलोड करके रखी है इक्लिप्स की, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में भी समझाई जाएगी आगे चल के, ठीक है।
जैसे इक्लिप्स है, मैंने जिप फाइल डाउनलोड की है, उसको एक्सट्रैक्ट किया है और उसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वर्क स्पेस एज अ वर्क स्पेस डेवलपमेंट हमें यूज होता है। ठीक है, अगर हमारे पास 3-4 तरह के अलग अलग प्रोजेक्ट है और एक वर्क स्पेस में हम डालते हैं, जैसे मैंने एक वर्क स्पेस क्रिएट कर दिया इक्लिप्स वर्क स्पेस करके, ठीक है, उसमें जितने भी प्रोजेक्ट है वो मैं डायरेक्टली लॉन्च कर सकता हूँ यहाँ पर। अगर मुझे वर्क स्पेस चेंज करना है, अलग दूसरे वर्क स्पेस में जाना है, तो वो वर्क स्पेस मैं ओपन करके उस वर्क स्पेस के जितने भी प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाइज डेवलपमेंट हो गया। एक वर्क स्पेस हमने समझ लिया कि एक प्रोजेक्ट है, समझ लो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके अलग अलग मॉड्यूल्स है और हर एक मॉड्यूल को हमने क्रिएट करके रखा है। तो हर एक मॉड्यूल को हमने क्रिएट करके रखा है, उस सारे मॉड्यूल को एक ही वर्क स्पेस में डाल के हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और उसकी डिपेंडेंसीज भी वहां डायरेक्टली वहां से वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वर्क स्पेस डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जैसे ये मटेरियल ट्रैकिंग का प्रोजेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, मटेरियल ट्रैकिंग बूट, उसके बाद मटेरियल ट्रैकिंग एंटिटी। ठीक है, तो ये दो जावा के प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो जावा का स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। फॉर्म फाइल मींस यहाँ पर फॉर्म फाइल में हम स्प्रिंग का स्प्रिंग की डिपेंडेंसीज वगैरह यहाँ पर ऐड करते हैं और सारी डिपेंडेंसी वो मैवन से इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, तो अभी देखिए कि एक प्रोजेक्ट है पूरा मटेरियल रिलेटेड और उसके सारे मॉड्यूल्स मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है एक ही इसमें, एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही जो बोलते हैं एक ही वर्कस्पेस के अंदर मैंने ये ऐड करके रखा है। ठीक है, मटेरियल ट्रैकिंग बोर्ड, उसके बाद मटेरियल एंटिटी, ठीक है, रेनाटा यूआई, रेनाटा मेंटेनेंस, सैप और स्क्रैप बोर्ड। ठीक है, तो ये सारे मैंने ऐड करके रखे। अभी देखो यहाँ पर क्या किया मैंने, एक मटेरियल ट्रैकिंग करके एक प्रोजेक्ट बना लिया है, बट उसमें क्या है मैंने डायरेक्टली डिपेंडेंसीज ऐड की है। कौन सी डिपेंडेंसी? बूट की और एंटिटी की, ये दोनों की डिपेंडेंसी ऐड की है यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये सिर्फ दो मॉड्यूल यहाँ पर ऐड किए, किसमें? मटेरियल ट्रैकिंग में। तो ये सेम मॉड्यूल सेम वर्क स्पेस में होने के वजह से हम डायरेक्टली इसको यूज कर रहे हैं। अगर ये डिफरेंट वर्क स्पेस में होता तो डिपेंडेंसी हमें मिलती नहीं और फिर से हमें क्या करना पड़ता था, अलग तरह का क्या बोलते हैं हमारा अलग तरीके का जो भी जार क्रिएट करके उस जार को यहाँ पर डालना पड़ता था और फिर से वहां पर भी चेंजेस करने पड़ते थे अलग जगह पर, और वो जार क्रिएट करके यहाँ पर डालने के बाद और चेंजेस करने पड़ते थे। तो ये सारी जो रिडंडेंसी है ये कम करने के लिए हम एक सेम वर्कस्पेस यूज करते हैं इक्लिप्स में, तो उसके लिए ये यूज होता है। नॉर्मली इसमें बहुत अलग अलग तरह की फैसिलिटीज है जो इक्लिप्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम जावा के रिलेटेड पैकेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट में सर्च कर सकते हैं एज अ फाइल। ठीक है, कहाँ पर चेंजेस है डायरेक्टली, रिमोट सर्च कर सकते हैं, टास्क सर्च कर सकते हैं हमें अगर चाहिए। ठीक है, गिट रिलेटेड कनेक्शंस भी हम इक्लिप्स में करते हैं। तो ये बेटर टूल्स होता है जो जावा डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बट एंगुलर डेवलपमेंट के लिए अभी तक हमने कभी भी इक्लिप्स का यूज नहीं किया। ठीक है, इसके भी इक्लिप्स के भी डिपेंडेंसीज आने वाली है आगे चल के एंगुलर के लिए भी। तो नॉर्मली जो VS कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड इज बेटर फॉर एंगुलर एंड नोड.js डेवलपमेंट। सो मुझे नहीं लगता कि आगे चल के कोई भी इक्लिप्स को यूज करेगा एंड्रॉइड डेवलपमेंट सॉरी एंगुलर डेवलपमेंट के लिए या रिएक्ट डेवलपमेंट के लिए या नोड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्लिप्स जो भी टूल्स हमने यूज किया है। एक एक टूल्स मैं लूंगा और उसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे दिखता है। शायद बहुत सारे लोग होंगे उन्होंने ये टूल्स भी देखे नहीं होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट करते टाइम पे उनका अभी अभी आईटी से इंट्रोडक्शन हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि कौन से टूल्स हमारे आईटी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, हमें आगे चल के कौन से टूल्स यूज करना पड़ेगा। अगर ये अभी से पता चल गया उनको कि नहीं विजुअल स्टूडियो कोड की सबसे ज्यादा जरूरत है हमें, तो विजुअल स्टूडियो कोड वो कल से ही देखना चालू कर देंगे और हो सकता है कि विजुअल स्टूडियो कोड में वो एक छोटा सा एंगुलर एप्लीकेशन भी बना ले। ठीक है, तो इक्लिप्स ज्यादातर नॉर्मली यूज होता है। ठीक है, इसमें जावा के प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं बता सकता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद है हमारा नोड.js। ठीक है, तो ये सबसे डिपेंडेंट
टूल बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होने वाला एक Node.js सॉफ्टवेयर है, क्योंकि क्या होता है, विदाउट Node.js यू कांट वर्क ऑन द एंगुलर एप्लीकेशन, नोड एप्लीकेशन और Vue एप्लीकेशन और रिएक्ट एप्लीकेशन। सो आपको अगर कुछ भी काम करना हो तो नोड का इंस्टॉलेशन होना जरूरी है, एंगुलर रिलेटेड और नोड के रिलेटेड। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मली क्या करना पड़ता है, हमारे पास वेबसाइट होती है नोड की। यहाँ पर मैं एक नोड की वेबसाइट पे चला गया, ठीक है, Node.js डाउनलोड। ठीक है, सिंपली यहाँ पर जाना है। सेम वर्जन चाहिए आपको या प्रीवियस वर्जन चाहिए, जैसे अभी 18 वर्जन चालू है। अगर आपको पुराना वर्जन चाहिए तो यहाँ पर डाउनलोड्स में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, अलग वर्जन। जैसे यहाँ पर ऑल डाउनलोड ऑप्शंस में अलग वर्जन है इसके कम वाले। ठीक है, तो आपको जो चाहिए अगर यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, वर्जन का डाउनलोड वर्जन यूज करके आप डायरेक्टली उस वर्जन पर जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर वो ऑप्शंस है, यहाँ पर लिंक्स है, जो आपको इंस्टॉलेशन करना है यहाँ पर नोट करके डाउनलोड करके आप कर सकते हो। नॉर्मली MSI फाइल डाउनलोड करना आपको अपने और इंस्टॉलेशन करना इजी है और आप काम कर सकते हो। अगर सपोज समझ लिया कि हमने Node.js डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया, हमें मालूम नहीं है कि हमारे पीसी में Node.js इंस्टॉल है या नहीं है, तो उसके लिए एक सीधी सी आसान सा तरीका है कि नोड कमांड प्रॉम्प्ट डायरेक्टली आ जाएगा जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये एक चीज है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है आपके पीसी में, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो कि CMD या टर्मिनल ऑप्शन ओपन कर सकते हो और यहाँ पर नोड वी करके चेक कर सकते हो कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, तो डायरेक्टली यहाँ पर नोड वी वर्जन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो नोड के रिलेटेड जितने भी हमारे लोग हैं जो एंगुलर यूज करते हैं, आयोनिक यूज करते हैं, रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। ठीक है, Vue एप्लीकेशन यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड कोई भी अगर उनको डेवलपमेंट करना है तो नोड नोड सॉफ्टवेयर की या नोड टूल की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसके बिना वो काम ही नहीं आगे बढ़ा सकते। ठीक है, ये नोड के रिगार्डिंग है। बट जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं स्टार्टिंग में, तो उसके साथ हमें एप्लीकेशन में npm भी मिलता है। ठीक है, npm मींस नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, नोड पैकेज मैनेजर मींस होता है कि जो भी डिपेंडेंसीज हमें डेवलपमेंट करते टाइम पे चाहिए होगी, तो ये npm उसको इंस्टॉल करने के लिए हमारी मदद करता है Node.js। ठीक है, जैसे अभी मैंने npm इंस्टॉल है या नहीं है वो देखने के लिए देखा है, तो यहाँ पर npm भी हमारा इंस्टॉल्ड है और उसका वर्जन भी यहाँ पर एडेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो समझ लो कि मेरे पास एक एप्लीकेशन है नोड का। ठीक है, और उस नोड एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज क्या है वो डाउनलोड करनी है, तो हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल करते हैं। तो जो भी पैकेज.json में डिपेंडेंसीज है वो सारी डिपेंडेंसीज वो इंस्टॉल करेगा और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन करके दिखाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये देखो मेरे पास अलग अलग तरह के एंगुलर का भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, नोड का भी प्रोजेक्ट है और आयोनिक का भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, जैसे ये देखो ये एंगुलर का प्रोजेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर angular.json फाइल है। ठीक है, और आयोनिक का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये आयोनिक का प्रोजेक्ट हो गया ऑन एंगुलर एप्लीकेशन, एंगुलर का जो भी टाइपस्क्रिप्ट यूज करके हमारा ये आयोनिक का प्रोजेक्ट रन हो रहा है। ठीक है, दूसरा मेरे पास है डायरेक्टली नोड का प्रोजेक्ट। ठीक है, नोड में बना हुआ प्रोजेक्ट है ये बैकएंड शेयर। ठीक है, ये फुल्ली नोड में बना हुआ है, इसमें कोई भी सोर्स एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर है हम यहाँ पर बनाते हैं, जिसमें ORM होते हैं, लॉग्स, लाइब्रेरी फाइल, सर्विसेज, राउटिंग। हेलो, हाँ प्रफुल्ल सर, थोड़ा इनको पूछिए ना कि क्या इनको समझ में आ रहा है वो सारी चीजें जो आप बता रहे हो। ओके, ठीक है। हेलो, हाय एवरीवन, आपको विजुअल स्टूडियो कोड के रिगार्डिंग समझ में आ गया? ठीक है, ओवरव्यू क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड क्या करता है?
यस प्लीज टाइप यस टाइप यस कीजिए। सर, यस सर। ठीक है। उसके बाद इक्लिप्स के रिगार्डिंग आपको पता चल गया। इक्लिप्स इज अ टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द जावा एप्लीकेशंस। नॉर्मली इक्लिप्स जो है जावा डेवलपमेंट के लिए ही यूज होता है। ठीक है। बाकी इसके लिए हम मैक्सिममली विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करते हैं। ठीक है। तो वो टूल्स है जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो भी इक्लिप्स है वो मैंने बता दिया। और थर्ड पार्ट है हमारा नोड जेएस। ठीक है। नोड नोड हम क्या बोलते हैं उसको, कोई सॉफ्टवेयर बोलते हैं, कोई टूल बोलते हैं उसको, उसके अलग अलग नाम है। बट नोड क्या है, इज अ प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेजेस या टेक्नोलॉजी। ठीक है। अगर आपको सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊं तो आपको अगर जावा आता होगा तो नोड इज अ जावा, कोर जावा जैसे हम काम बात करते हैं ना, तो नोड इज अ जावा। एंड स्प्रिंग बूट या हाइबरनेट या ट्रस्ट जो भी है वो एंगुलर है। एंगुलर, रिएक्ट और वीयू जेएस वगैरह। इस तरह से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि विदाउट नोड जेएस सॉफ्टवेयर के बगैर आप आगे का फ्रेमवर्क ही नहीं बना सकते हो। आगे का जो भी एप्लीकेशन या कोई भी टेक्नोलॉजी रन नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप अगर समझ रहे हो कि एंगुलर इज अ लैंग्वेज है, तो एंगुलर लैंग्वेज नहीं है। ठीक है। किसी को पता है एंगुलर को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? टाइप कीजिए एंगुलर को क्या बोलते हैं। तो व्हाट इज एंगुलर? किसी को मालूम नहीं एंगुलर को क्या बोलते हैं? तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ। ठीक है। तो नोड जेएस जो है, ठीक है, ये भी लैंग्वेज नहीं है, इसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है। नोड को। ठीक है। उसके बाद एंगुलर, उसके बाद रिएक्ट, उसके बाद वीयू। ठीक है। उसके बाद हम और कोई अलग टेक्नोलॉजी लेते हैं, कोई भी है। ये सारे टेक्नोलॉजीज हो गए। ठीक है। ये लैंग्वेजेस नहीं है। आप अगर समझ रहे हो कि ये लैंग्वेजेस है तो आप थोड़ा सा गलत ट्रैक में जा रहे हो। ये सारी टेक्नोलॉजी है। तो ये हम कौन सी लैंग्वेजेस जो यूज करते हैं इसको डेवलपमेंट के लिए? आपको मालूम है लैंग्वेज कौन सी है? तो यस यस, एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क। ग्रेट 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 कृपाल। या एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है। और कोई बता सकता है कि एंगुलर कौन सी लैंग्वेज यूज करता है डेवलपमेंट के लिए? कृपाल ने जैसे बता दिया मुझे कि एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क है। Please, Krupali. या कृपाली, कृपाली। सॉरी, कृपाली। या तो कृपाली कौन सी लैंग्वेज यूज करता है एंगुलर? कृपाली के हिसाब से हम इसको फ्रेमवर्क बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। ओके। कृपा अभी अभिलाष ने बता दिया जावास्क्रिप्ट, जेएस। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएट करता हूँ। ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस एंड एंगुलर? ठीक है। ये इसका डिफरेंस आपको आ गया तो आपने सारा कुछ लर्न कर दिया। ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ। ठीक है। तो एंगुलर जेएस जब तक यूज कर रहे थे हम, तब तक ये लैंग्वेज यूज कर रहा था जावास्क्रिप्ट। ठीक है। एंगुलर जेएस तक। बट अभी वो क्या कर रहा है, हमारी अलग लैंग्वेज यूज कर रहा है जो है टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है। यू ऑल नो द टाइपस्क्रिप्ट? ठीक है। किसी को मालूम है टाइपस्क्रिप्ट क्या होता है? तो Type yes if you know. यस यस, ओके। सो किसी कोई ऐसे है जो इसने
डायरेक्टली आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें नोट कर सकते हो। किसी को मालूम नहीं ना तो भी नो करके टाइप करो, क्योंकि कैसा है कि उससे पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें मालूम है और क्या क्या मुझे बतानी चाहिए। ठीक है, अभी तक क्या है, मैं हर एक चीज आपको बताते जा रहा हूँ, बट आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है ना, तो वो चीज आपके काम में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको वो चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही है ना, तो मैं वो दोबारा बता सकता हूँ, 2-2 बार, 3-3 बार, कितने भी बार मैं बता सकता हूँ। सिर्फ आपके तरफ से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइपस्क्रिप्ट मालूम नहीं है। ठीक है, तो हम एक सिंपली भाषा में बताते हैं। ठीक है, एक टाइपस्क्रिप्ट इज बेटर वर्जन ऑफ जावा। ठीक है, अबे टाइपस्क्रिप्ट को हम बेटर वर्जन क्यों बोलते हैं जावास्क्रिप्ट का? ठीक है, ये एडवांस वर्जन हो गया जावास्क्रिप्ट का, इसमें जावास्क्रिप्ट ही है टाइपस्क्रिप्ट में, बट इसको अलग नाम क्यों दिया? ठीक है, जैसे आपको पुराना ये मालूम होगा कि सबसे पहले क्या हो रहा था कि हम सी लैंग्वेज यूज करते थे सबसे पहले। ठीक है, बट सी लैंग्वेज यूज करने के बाद हमें कुछ यहाँ पर गड़बड़ी नजर आई कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे हमें। क्या प्रॉब्लम आ रहे थे कि सी लैंग्वेज में उप्स कंसेप्ट जो है वो यूज नहीं हो रहा था, उप्स कंसेप्ट। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में उप्स कंसेप्ट ना यूज होने के कारण हमें सी के बेस पर एक अलग लैंग्वेज बनानी पड़ी, जिसका नाम था सी प्लस प्लस। ये मालूम है आपको? ठीक है, सी, हाँ, यस। तो सी प्लस प्लस इज बेस्ड ऑन उप्स कंसेप्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन उप्स कंसेप्ट। ठीक है, वैसे ही टाइपस्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट जो है, मेथड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये मेथड ओरिएंटेड है, एक फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड ऐसे काम करती है। ठीक है, मेथड ओरिएंटेड। तो उसके बाद हमें क्लास और ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी जावास्क्रिप्ट ने ही काम करने के लिए। तो उसके बिहाफ पर हमारा जो भी बेटर वर्जन हम यूज करने लगे जावास्क्रिप्ट का, तो उस लैंग्वेज को नाम दिया गया, सॉरी, उस लैंग्वेज को नाम दिया गया टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का ही बेटर वर्जन है टाइपस्क्रिप्ट, जिसमें हम उप्स कंसेप्ट भी यूज कर सकते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट के तरह। ठीक है, तो ये टाइपस्क्रिप्ट हो गया। तो टाइपस्क्रिप्ट का जो भी एक्सटेंशन है .ts करके हम यूज करते हैं। ठीक है, बट नॉर्मली जो है रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट, ठीक है, जावास्क्रिप्ट व्यू में भी जावास्क्रिप्ट ही यूज होता है। ठीक है, ऐसे अलग अलग से, बट ये तीनों टाइपस्क्रिप्ट हो या जावास्क्रिप्ट हो, ये क्या कहाँ से सपोर्ट मिलता है हमें? नोड.js सॉफ्टवेयर से या टूल से हमें सपोर्ट मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है। तो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड करता है? Node.js। ठीक है, Node.js प्रोवाइड करता है। तो अभी मुझे बताओ कि Node.js क्या है, हम Node.js को क्या बोल सकते हैं? ठीक है, कोई बता सकता है जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? किसी ने तो भी बता दिया कि नोड पे डेवलपमेंट करना है। हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोड इज अ ऑनगोइंग लैंग्वेजेस, या कोई बोलता है ऑनगोइंग, हमसे सबसे ज्यादा जो काम है नोड जेएस पर आ रहा है, तो बहुत सारे लोग नोड जेएस पर काम कर रहे हैं। बट नोड जेएस इज अ सॉफ्टवेयर, हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं हम वो? तो नोड जेएस क्या है? या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हो आप, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोल सकते हो। ठीक है, और कोई कुछ बता सकता है नोड जेएस क्या है? तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मैं अब बाद में बताऊंगा कि ये बराबर है या नहीं। यूज फॉर बैकएंड, यस, यूज फॉर बैकएंड, बैकएंड के लिए भी यूज होता है, यूज फॉर बैकएंड। प्राइमरीली डिप्लॉयड फॉर नॉन ब्लॉकिंग बोल सकते हैं, प्राइमरी डिप्लॉयड फॉर नॉन ब्लॉकिंग। ठीक है, इस पर भी मैं आता हूँ। ठीक है, ये तो मैं मेरे हिसाब से बताता हूँ कि नोड जेएस इज नॉट अ लैंग्वेज। ठीक है, नोड जेएस में भी हम जावास्क्रिप्ट ही यूज करते हैं, नोड जेएस में भी हम जावास्क्रिप्ट ही यूज करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट इज अ लैंग्वेज,
Node.js is not a language. हम Node.js को जैसे मैंने पहले बोला है फ्रेमवर्क बोल सकते हैं या तो टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं हम इसमें Node.js को, बट Node.js को हम लैंग्वेज नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं दिखाता हूँ मेरे पास एक Node.js का प्रोग्राम है, आपको वो मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, ये Node.js का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये Node.js के प्रोग्राम में आप देखिए जो भी मैंने फाइल बनाई है उसका एक्सटेंशन क्या है, .js। ठीक है, .js है तो ये कौन सी फाइल होगी, जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। यहाँ पर देखिए .js, ORM में देखिए .js, DO में देखिए .js फाइल। ठीक है, ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा नोड में है बना हुआ, बट इसके सारी फाइल्स है JS फाइल है, जावास्क्रिप्ट फाइल है। तो इसको Node.js को लैंग्वेज कैसे बोलेंगे, लैंग्वेज नहीं बोल सकते हम इसको। लैंग्वेज जो यूज कर रहा है वो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, तो ये हमें आईटी इंडस्ट्री के लाइव प्रोजेक्ट करने के बाद पता चलती है कि ये क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कृपाली ने पूछा है व्हाट इज jQuery, वो भी है। jQuery is not a language, jQuery is a library। ठीक है, उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। jQuery is the library of JavaScript। ठीक है, इसको लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, ये लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट क्या है, यहाँ पर बंच ऑफ जावास्क्रिप्ट का कोड रहता है jQuery में, और वो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, वो जावास्क्रिप्ट इंडेक्स फाइल में स्क्रिप्टिंग में डाल के हम उसका फंक्शन हम यूज करते हैं। तो ये jQuery जो है ये लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट उसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो उसकी जगह पर यूज होता है। तो हमारा Node.js का एप्लीकेशन हो गया। हमने 3 पार्ट सीखे हैं इसमें अभी। सबसे पहले हमने VS कोड सीखा है, उसके बाद इक्लिप्स सीखा है, उसके बाद Node.js। तो इसका मैं आपको जो भी मैंने ओवरव्यू दिया है, आपको वो समझ में आ गया ये कैसे काम करता है Node.js वगैरह। ठीक है, प्लीज टाइप S if not understand, then you can comment as a no also। ठीक है, ओके, देन हम Yes, आगे बढ़ते हैं। समझ में ठीक आया है, सबको? यस टाइप कीजिए, अदरवाइज यू कैन टाइप नो। गो अहेड प्रफुल्ल सर। ओके, तो उसके बाद हम XAMPP टूल पर जाते हैं। ये XAMPP जो टूल है हमें PHP डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, और इसमें हम ज्यादातर जो है डाटाबेस यूज करते हैं, MySQL डाटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम XAMPP टूल इंस्टॉल करते हैं तो ये ऐसा एक एडमिन कंट्रोल पैनल मिलता है हमें। ठीक है, जिसमें होता है अपाचे और MySQL। अपाचे इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ PHP एप्लीकेशन। ठीक है, और MySQL is a database which is we connected with the PHP application or Java application or any other Node application also connect with the MySQL। ठीक है, तो अगर हमें MySQL database देखना है तो हम यहाँ पर एडमिन पर क्लिक करके हम ओपन कर सकते हैं। जो भी हमारे पास डाटाबेसेस है यहाँ पर हम डेटाबेस देख सकते हैं, उसके टेबल्स देख सकते हैं, उसका डेटा देख सकते हैं हम इसमें। तो ये MySQL है जहां पर हमारा डेटा स्टोर रहता है, और इस डेटाबेस को और टेबल को कनेक्ट करके हम उसका डेटा हम UI पर दिखाते हैं। PHP एप्लीकेशन हो, एंगुलर एप्लीकेशन हो, या नोड के एप्लीकेशन हो। ठीक है, और दूसरा है यहाँ पर अपाचे। अपाचे इज नॉर्मली यूज फॉर PHP डेवलपमेंट। तो ये अपाचे का हमारा फोल्डर हो गया। हमारे जो भी कोड रहता है प्रोजेक्ट, तो वो प्रोजेक्ट कोड हम इसको XAMPP के अंदर htdoc फोल्डर में डालते हैं और रन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमारा htdoc फोल्डर है, और htdoc फोल्डर के अंदर हमारे सारे प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट को हम यहाँ पर डाल के हमारे API जो भी रहते हैं वो हम पार्किंग के API चाहिए, पार्किंग के API या एप्लीकेशन डिस्प्ले करना है तो एप्लीकेशन हम htdocs में डाल के रन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो भी एग्जांपल है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके आगे हमारा पोस्टमैन भी है। ठीक है, तो ये देखो उसके बाद पोस्टमैन है।
पोस्टमैन में क्या करते हैं, हम एपीआई टेस्ट करते हैं। अभी मेरे पास पीएचपी के अंदर जो भी मैंने एपीआई बनाए उसके फोल्डर बनाया है, देखो यहाँ पर htdocs के अंदर मेरे प्रोजेक्ट है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट का एपीआई बन के ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एपीआई टेस्ट करने के लिए अभी देखो ये हमारा इंस्टीट्यूट एपीआई नाम का जो भी पीएचपी का प्रोजेक्ट है, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हमें अगर चेक करना है तो हम ये पोस्टमैन से चेक करते हैं। तो पोस्टमैन से चेक करने के लिए हमारे पास पोस्टमैन टूल इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम पोस्टमैन टूल पर चले गए, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है पोस्टमैन, जो भी यूज करता है ना इंडस्ट्री में, उसको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आते कि कहाँ पर मैं मुझे कैसे चेक करना है, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। सर एसक्यूएल एंड मायस्क्यूएल सेम है या डिफरेंट? ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है। इसमें भी सेम थिंग है, आपको मैंने जैसे अभी बताया ना वही थिंग है, ठीक है। एसक्यूएल एंड मायस्क्यूएल, ठीक, एसक्यूएल एंड मायस्क्यूएल, ठीक है। इसमें भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं जैसे आपको बताता हूँ ना टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज, तो इसमें भी दो चीजें है, ठीक है। एक टेक्नोलॉजी है और एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसमें से कौन सी लैंग्वेज है और कौन सी टेक्नोलॉजी आप कोई बता सकते हो कमेंट करके? कोई बता सकते हो? इसमें दोनों सेम नहीं है, एसक्यूएल एंड मायस्क्यूएल दोनों सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है और एक लैंग्वेज है। अभी देखो मेरा टेक्नोलॉजी का सेंस जो है उसके हिसाब से मैं उसको टेक्नोलॉजी बोलता हूँ, कोई उसको डाटाबेस बोल सकता है, कोई उसको क्या बोलते हैं डीबी बोल सकता है, अलग अलग तरह के उसके प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एक टेक्नोलॉजी है और एक लैंग्वेज है। तो कौन सी लैंग्वेज है? यस, मायस्क्यूएल इज अ टेक्नोलॉजी, ये आप बोल सकते हो। और एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल लैंग्वेज है, ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज और मायस्क्यूएल इज अ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एसक्यूएल लैंग्वेज कैसे हो गया, ये आप अगर बोलोगे तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या है कि इसमें हम क्या कहते हैं, एसक्यूएल में हम सिंटैक्स लिखते हैं। जो भी डाटाबेस को डाटाबेस से हमें कुछ चीजें चाहिए, किस तरह की चीजें चाहिए, जैसे सिलेक्ट स्टार का हो गया या डिलीट का क्वेरी रह गया, तो ऐसे क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है। तो उस क्वेरीज लिखने को हम स्ट्रक्चर क्वेरीज लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्वेरी लिखते टाइम पे हमें कैसी क्वेरी चाहिए वो लिखने का प्रोनाउंस उसमें सिंटैक्स यूज होता है, तो इसके वजह से उसको लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और मायस्क्यूएल क्या है, ये लैंग्वेज के बेस पर एक टेक्नोलॉजी बनाई उन्होंने कि मायस्क्यूएल से हम इस तरह से वो स्टोर कर सकते हैं उसमें डेटा। तो वो स्टोरेज का ऑप्शन हो गया, ये हमारा ये डेटाबेस हो गया, ये स्टोरेज हो गया। जैसे मायस्क्यूएल है, ओरेकल है, और अलग अलग तरह के जैसे पोस्टग्रेस करके टेक्नोलॉजी है, डाटाबेस है, ओरेकल डाटाबेस है, मायस्क्यूएल डाटाबेसेस है। तो ये सारा क्या करते हैं कि मायस्क्यूएल is a technology which uses SQL for getting the data from the technology, ठीक है। MySQL SQL यूज करता है हमें डेटा शो करने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको? यस यस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एसक्यूएल मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं जैम की तरफ, ठीक है। और जैम के बाद सॉरी पोस्टमैन की तरफ, हमारा पोस्टमैन चालू था, शायद से ये ओपन हो गया, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा कि हमें दोनों भी मालूम पड़ जाएगा कि हमारा अपाचे काम कर रहा है और दूसरा है पोस्टमैन कैसे हमें डेटा दिखाता है वो चीज, ठीक है। तो अभी मेरे पास एपीआई है इंस्टीट्यूट के एपीआई, ठीक है। या तो पॉपटेक के देखते हैं, ये हमारा अपलोडेड एप्लीकेशन है poptech.me पे, ठीक है। तो ये अगर हमें चेक करना है इसका डेटा, तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर XYZ, ठीक है। यहाँ पर देखो जेसन डेटा आ गया,
ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो एपीआई पे यहाँ पर ऑथराइजेशन है, कौन सा डालना है हमें, वो ऑथराइजेशन डालते हैं, पैरामीटर पास करते हैं और डेटा गेट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, पोस्टमैन के थ्रू। अभी अगर मुझे लोकल से लेना है इसका डेटा, तो लोकल में भी मैं एक एपीआई हिट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कैंपेन का है गेट यूजर, सॉरी यहाँ पर ऐसे डेटा आ गया, स्टूडेंट की लिस्ट आ गई हमारे, ठीक है। तो ये एपीआई टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन यूज करते हैं हम। एक लोकल का भी देख लेते हैं यहाँ पर, यूएमएस है क्या इसमें, लोकल नहीं है, सारे हमने शायद से ऑनलाइन के ही एपीआई लिए, ठीक है। इसमें ही डाल देते हैं हम, ठीक है। लोकल होस्ट, ठीक है, लोकल होस्ट स्लैश इंस्टीट्यूट एपीआई स्लैश एपीआई index.html, ठीक। तो इसको हम गेट करते हैं, ठीक है। ये देखो डेटा आ गया हमारा स्टूडेंट का। तो ये देखो यहाँ पर इंस्टीट्यूट लोकल होस्ट के अंदर इंस्टीट्यूट एपीआई हमने कॉल किया, उसके अंदर की जो भी एपीआई हमने ले लिए। यानी क्या हो रहा है कि अब अभी देखो मैं जैम को क्या करता हूँ, बंद कर देता हूँ, ठीक है। जैम को बंद करने के बाद हमारा ये इंस्टीट्यूट एपीआई नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो अभी हमारे लोकल में से इंस्टीट्यूट एपीआई में से हमें डाटा दे रहा है, एपीआई दे रहा है, यानी हमारा वो प्रोजेक्ट काम कर रहा है अभी। अगर मैंने ये बंद कर दिया जैम को, तो ये नहीं चलना चाहिए। तो देखते हमने ये जैम बंद कर लिया अभी, ठीक है। अभी मैं गेट करके देखता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एरर आ गया, यानी ये जो हमारा एप्लीकेशन चालू था वो जैम पे बेसिस पे चालू था। पीएचपी एप्लीकेशन रन करने के लिए हमें जैम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी मैंने जैम स्टार्ट कर दिया, ये एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, सेंड कर दिया, अभी डेटा मिल गया हमें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है, पोस्टमैन तक। तो नॉर्मली गिटहब डेस्कटॉप जो है हमारा, यस टाइप कीजिए थोड़ा, ठीक है। अभी जो गिटहब डेस्कटॉप है ये यूआई टूल है, हमें डायरेक्टली गिटहब, सबसे पहले क्या क्या हो रहा था, हम कमांड प्रॉम्प्ट से क्लोन वगैरह की प्रोविजन करते थे गिटहब कमांड से, ठीक है। यहाँ पर अगर मुझे कुछ क्लोन करना है तो मैं टाइप करूंगा गेट क्लोन, सॉरी गेट क्लोन, ऐसे करके हमारा एप्लीकेशन था, और उसके बाद यूआरएल डाल के हम इसको क्लोन करते थे। तो इससे क्या होता था, हमें हर बार कमांड लाइन पे जाना पड़ता था। तो उसके वजह से गिटहब डेस्कटॉप का इन्वेंशन हुआ। गिटहब डेस्कटॉप में क्या होता है, जो भी हमने चेंजेस किए हैं हमें डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। जैसे अभी देखो मैंने कुछ प्रोजेक्ट पर काम किया है, जैसे इस प्रोजेक्ट, ठीक है। देखो इस प्रोजेक्ट पर मैंने पीएचपी एप्लीकेशन पर काम किया है, ठीक है। इसके इतने सारे चेंजेस किए, तो ये चेंजेस डायरेक्टली अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैं ये डालता हूँ चीजें, ठीक है, और कमेंट कर देता हूँ। तो ये सारे जो भी चेंजेस है ये गिटहब डेस्कटॉप पर कमिट हो जाते हैं, और जो भी हमने अभी तक के कमिट किए, कौन से तारीख को कमिट किए है, ये सारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं, ठीक है। बट इससे पहले मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को गिटहब मालूम है क्या होता है, तो गिटहब किसी को मालूम है? यस और नो टाइप कीजिए, नो, ठीक है। तो मैं गिटहब के बारे में बताता हूँ। गिटहब इज अ रिपोजिटरी, कोड रिपोजिटरी हम उसको बोलते हैं, एक टेक्निकल लैंग्वेज में। बट आपको मैं सिंपली लैंग्वेज बोलता हूँ कि गिटहब क्या है, कि एक स्टोरेज है। स्टोरेज मीन्स रिपोजिटरी स्टोरेज, हमने क्या चीजें की और कौन सी चीजें वहां पर अपलोडेड है, तो उसको कंपेयर करता है और न्यू चेंजेस अपलोड करता है। सिर्फ गिटहब का यही काम है। तो अभी हमारे पास गिटहब जो है वो मैक्सिममली जो हमारे मैक्सिमम कंपनी जो है वो गिटहब अभी यूज कर रहे हैं, या खुद का उनका एसवीएन भी होता है, जहां पर वो कोड स्ट्रक्चर जो रहता है वो अपलोड करके रखते थे।
ठीक है। तो पुराने टाइम पे क्या हो रहा था कि एक ही प्रोजेक्ट पर अगर 10-12 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट पर 10-12 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे थे कि सबसे पहले काम करते थे, काम करने के बाद सब लोगों ने काम कर लिया, तो फिर एक जगह पर बैठ के, एक पीसी पर बैठ के वो लोग सारे लोगों का जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करते थे। तो इसमें क्या होता था, सबसे ज्यादा टाइम यूटिलाइज हो रहा था, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए इन्होंने एक कोड रिपोजिटरी वाला स्ट्रक्चर बना लिया। कोड रिपोजिटरी मीन्स क्या होता है कि हमने अगर 10-12 लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो वो जिस तरह से कमिट करेंगे उस तरह से वो कमिट दूसरे तरफ चला जाएगा, दूसरे डेवलपर के पास चला जाएगा, वो पुल लेगा, उसके बाद उस पर काम करेगा और फिर से पुश करेगा, तो वो तीसरा बंदा, चौथा बंदा, ऐसे मल्टीपल लोग एक ही साथ उस रिपोजिटरी पर काम करते हैं। इस वजह से गिटहब का इन्वेंशन हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो कि यहाँ पर कम से कम मैंने 10-12 लोगों को कोलैब करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने सारे लोग हमारे काम करते हैं, ठीक है। तो इनका एक प्रोजेक्ट पर इतने सारे लोग काम करने के बाद जिसने काम किया है, जिसका प्रोजेक्ट है, वो कमिट करता है, दूसरे को उसका कोड मिल जाता है, वो बंदा उस पर काम करता है, वो कमिट कर देता है। तो ऐसे साइमल्टेनियसली ये कोड रिपोजिटरी पर हम काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोड रिपोजिटरी, गिटहब, ठीक है। गिटहब इज अ स्टोरेज ऑफ कोड, ऐसा भी बोल सकते हो, कोड स्टोर करने के लिए और साइमल्टेनियसली उस कोड पर वर्क करने के लिए अलाउ करता है, उसको बोलते हैं गिटहब, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अगर नहीं समझ में आ गया तो टाइप कीजिए, मैं दोबारा समझा दूंगा आपको, ठीक है। कोई है जिसको अभी भी समझ में नहीं आ गया? ठीक है, कोई एक जो है वो यस भी टाइप कर सकता है, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ओके, चलो हम डन आगे सर। बढ़। अभी एक और बार मैं समझा के देता हूँ, ठीक है। गिटहब क्या है हमारा? गिटहब इज अ कोड रिपोजिटरी, ठीक है। सपोज समझ लो कि यहाँ पर मैंने एक काम कर लिया, जैसे अभी एक प्रोजेक्ट है ये, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं और मेरे साथ साथ 10-12 लोग भी काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक चेंजेस कर लिए, जैसे मैंने एक चेंजेस कर लिए और सेव कर लिए, तो यहाँ पर देखो 33 की जगह पर अभी 34 आ जाएगा, ठीक है। एक और फाइल चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए, और ये सारे चेंजेस मैं कमिट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो जैसे ही दूसरा बंदा उस पर काम करने चालू कर देगा, तो उसको अपडेट आ जाएंगे, पूल के अपडेट आ जाएंगे। तो पूल के अपडेट आने के बाद वो बंदा पूल ले लेगा और उस पर काम कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीशन हमें सारे कोड को मर्ज नहीं करना पड़ता। ये कोड रिपोजिटरी जो है, गिटहब जो है, वो ऑटोमेटिकली मर्ज करके देता है हमें काम, क्योंकि वर्जन कंट्रोल रहता है। अभी मैंने काम कर रहा हूँ, एक वर्जन बन गया उसका, दूसरा बंदा काम कर रहा है, उसका दूसरा वर्जन है, तीसरा बंदा काम कर रहा है, तीसरा वर्जन है, और सारे वो वर्जन को कंबाइन करता है, तो वो खुद का एक एप्लीकेशन, वो पैच बना लेता है। तो ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस, अगर समझ लो कि मैंने एक कोड बना लिया और 3 फीचर के साथ, ठीक है, एक एप्लीकेशन है एचआरएम का, उसमें अभी हमने बना लिया पेरोल और स्टाफ, ऐसे 2 ही मॉड्यूल बना लिए, ठीक है। आगे अभी हमें तीसरा मॉड्यूल बनाना है, बट अभी अपलोड नहीं करना है उसको। तो हम क्या करते हैं, दूसरा नया बैंच बनाते हैं, उसमें थर्ड मॉड्यूल डेवलप करते हैं, और वो थर्ड मॉड्यूल जब तक हमारा पूरा कंप्लीट नहीं होता, तब तक हम पुराना वर्जन ही अपलोड करते हैं सर्वर पर, और थर्ड वर्जन आने के बाद वो थर्ड वर्जन अपलोड कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि हमारा वर्जन कंट्रोलिंग होता है उसपे, ठीक है। तो ये प्रोविजन जो है गिटहब प्रोवाइड करता है हमें, ठीक है। ओके राजेश, आई ओके, अंडरस्टैंड हो गया? हेलो राजेश, टाइप यस, ओके, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, और आपको इसको कैसे कि मैं डीप में भी समझाऊंगा आगे चल के, क्योंकि ये ओवरव्यू है सिर्फ, ठीक है। इस ओवरव्यू में मैं छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा एलोबरेट करके बता सकता हूँ, ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि टाइम लिमिटेशंस भी होते हैं इसमें। जैसे ही आप आगे चल के
आओगे तो मैं एक एक जो भी टूल है उसको हमारे पास बहुत सारा टाइम रहेगा और एक एक टूल हम डीप में समझ जाएंगे उसको। ठीक है, तो जावा जेडीके मुझे लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मली जेडीके का एप्लीकेशन है जो जावा डेवलपमेंट के लिए यूज होता है जेडीके। ठीक है, तो इसको नॉर्मली इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल कर लेते हैं हम जेडीके के थ्रू। यहाँ पर हमें ओरेकल की साइट पर वो जेडीके मिल जाता है और हमारे सिस्टम में जेडीके इंस्टॉल है या नहीं वो देखने के लिए हम यहाँ पर जावा सी और जावा वर्जन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे जावा सी है, जावा सी रन हो गया यानी हमारे पास जावा जेडीके इंस्टॉल्ड है। ठीक है, और जावा वर्जन भी हमें मालूम पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर सॉरी जावा वर्जन, ठीक है, यहाँ पर जावा का वर्जन मिल जाता है हमें। ठीक है, कौन सा जेडीके यूज है, तो ये जेडीके जो है ये क्या बोलते हैं हमारा जावा प्रोजेक्ट को रन करने के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। इसको जावा वर्चुअल मशीन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें जावा डेवलपमेंट के लिए, स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, हाइबरनेट डेवलपमेंट के लिए ये प्रोवाइड करते हैं जेडीके। ठीक है, ये सिंपल है, जेडीके सबको मालूम है क्या यूज होता है तो टूल का। तो ये नॉर्मली हमें जो भी जावा डेवलपर है उसको इम्पोर्टेंट टूल है, इसको इंस्टॉल किए बिना हम काम ही नहीं स्टार्ट कर पाते उसका। ठीक है, तो जेडीके हो गया। ग्रेडल जो है वो हमें एंड्रॉइड और जावा के ग्रेडल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, जैसे यहाँ पर देखो कि एंड्रॉइड स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, तो एंड्रॉइड स्टूडियो को के जो भी हमारे एपी के बिल्ड करने के लिए ग्रेडल का यूज होता है, तो इस टूल की भी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए अभी ये ग्रेडल है और यहाँ पर मेरा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट है, इसको अगर बिल्ड बनानी है तो मुझे ग्रेडल की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे ग्रेडल है, सिंक हो रहे हैं। ठीक है, इंपोर्टिंग ग्रेडल प्रोजेक्ट, तो इसको हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, ग्रेडल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको जिप फाइल डाउनलोड करनी है ग्रेडल की, जो यहाँ पर ऐसे ग्रेडल डाउनलोड कर सकते हैं हम। ये देखो ग्रेडल मैंने 8 वर्जन डाउनलोड किया और इसको डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करना है सी ड्राइव में कहीं पे भी, जैसे मैंने यहाँ पर कर लिया। ठीक है, और इसके बिन का पाथ जो है हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालना है। ठीक है, इसको सिंपली आप ये कर सकते हो कि ये ग्रेडल है जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए यूज होता है, इतना ही ध्यान में रखो अभी के लिए। ठीक है, मैं इसको डीप में समझाऊंगा। ग्रेडल होम करके मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, और इसका बिन का पाथ हमें ऐड करना पड़ता है पाथ में, ये ग्रेडल होम बिन। ठीक है, तो सिर्फ अभी के लिए इतना ही ध्यान में रखो ग्रेडल का। ये ग्रेडल का बहुत अलग से यूज है, इसका मैं पूरा सेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ग्रेडल हो गया हमारा और लास्ट है हमारा आसना। ये मैंने आपको शायद से कल बताया था आसना में क्या होता है। तो ये मैंने आसना में अभी भी मैं फिर से बता देता हूँ कि आसना इज अ टूल फॉर चेकिंग द स्टेटस ऑफ द टास्क प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपर। तो डेवलपर जो भी मैंने टास्क दिए हुए हैं उसका स्टेटस देखने के लिए मैं ये आसना यूज करता हूँ, या कोई भी कंपनी आसना यूज करती है। तो उसको मैंने अभी असाइन कर दिया ये प्रोजेक्ट। ये देखो ये नवंबर महीने में 8 तारीख को मैंने असाइन किया है, बट अभी तक इसका कंप्लीशन नहीं हुआ। तो ये स्टेटस शो करता है कि कौन सा टास्क कंप्लीट हुआ है, कौन सा अभी टू डू में है, कौन सा प्रोग्रेस में है। अभी देखो इस प्रोजेक्ट को मुझे अगर प्रोग्रेस में करना है तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसका स्टेटस चेंज करूंगा। ठीक है ठीक है, टू डू से इन प्रोग्रेस में, तो ये इन प्रोग्रेस में आ गया। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि ये वाला स्टेटस या ये वाला टास्क कंप्लीट हो गया तो मैं इसको इन प्रोग्रेस से कंप्लीट में डाल दूँ, तो ये कंप्लीट हो गया। अभी अभी मुझे लगा कि उसने कंप्लीट में डाल दिया एक आध डेवलपर में, मुझे लगता है ये कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं फिर से उसको टू डू में डाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे वो टू डू में आ जाएगा। जितने भी कंप्लीट हो गए प्रोजेक्ट में उसको कंप्लीट में डाल सकता हूँ, डायरेक्टली कंप्लीट में चला गया ये। तो ये सारी चीजें रहती है। हम हमारा नया सेक्शन भी बना सकते हैं
के इन डेवलपमेंट करके, ठीक है, इन डेवलपमेंट। तो अगर मुझे इसको इन डेवलपमेंट में डालना है तो मैं ये इसको क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके इन डेवलपमेंट में डाल देता हूँ, तो ये चला गया अभी इन डेवलपमेंट में, ठीक है। इस तरह के जो भी हमारे वर्क है वो हम डायरेक्टली यहाँ पर असाइन करते हैं, और जो भी डेवलपर को मैंने ये असाइन किया है वो डायरेक्टली वो अपने डैशबोर्ड में जाके देख सकता है कि मेरे आज के टास्क क्या है। तो अभी मुझे कुछ भी असाइन नहीं है तो मेरे टास्क यहाँ पर दिख नहीं रहे। मुझे अगर असाइन होता तो यहाँ पर मेरा एडिट टास्क, आज के कितने टास्क मुझे कंप्लीट करने हैं, नेक्स्ट वीक्स के टास्क कितने हैं और डू लेटर वाले कितने हैं, तो इस तरह से मैं वो देखता हूँ और उस पर वर्क करना चालू कर देता हूँ। तो सारे डेवलपर इसी तरह से वर्क करते हैं, जिसको भी जितने टास्क अलोकेट होते हैं तो उसके डैशबोर्ड पर डिस्प्ले हो जाते हैं, वो कंप्लीट करने के बाद उसको इनकम्प्लीट या इन प्रोग्रेस में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये रहता है आसना का यूज हमारे आईटी इंडस्ट्री में। विदाउट आसना या जीरा हमारे वर्क काम नहीं करते नॉर्मली। एक्सेल शीट का जमाना चला गया, इससे पहले एक्सेल शीट में काम होता था, बट अभी इस तरह के टूल्स भी मार्केट में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे चुके हूँ, ठीक है। पोस्टमैन क्या होता है, ये सारी चीजें, ग्रेडल, आसना, ठीक है। अभी मैं एक आध आपको लाइव प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ, यानी कैसा होगा कि आपको भी अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो स्कूल ईआरपी का है। मैंने उस दिन लाइव एक प्रोजेक्ट दिखाया था कंस्ट्रक्शन ईआरपी का, ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, और स्कूल ईआरपी कैसे वर्क करता है वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये स्कूल ईआरपी का मोबाइल एप्लीकेशन है जो हमने आयोनिक पे बनाया है, जो अभी रन है, तो ये डायरेक्टली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये लॉगिन है, इसके वजह से मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही है, एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेशन, एक्स्ट्राज वगैरह। तो हम ये क्रिएट कर सकते हैं, इसको एडिट करने के बाद डायरेक्टली एडिट भी कर सकते हैं सेक्शन का नाम। तो यहाँ पर एकेडमिक्स आ जाएगा, अगर इसको नाम चेंज करना है तो नाम चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हमारे प्रोफाइल एडिट करनी है तो प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं। तो ये लाइव प्रोजेक्ट है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसके चेंजेस होने के बाद हम सेव करने के बाद ये भी सेव भी हो जाता है। अगर हमें कुछ समरीज देखनी है, फिल्टर्स वगैरह देखने हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। हमारे 8th क्लास का स्टूडेंट देखना है, 9th क्लास का स्टूडेंट देखना है, यहाँ पर सर्च करके हम देख सकते हैं। 5th क्लास का देखना है तो 5th क्लास का देख सकते हैं कि 5th क्लास के हो गए। उसके बाद सेक्शन ऑल है, ए का देखना है सिर्फ तो ए का देख सकते हैं, और बी के देखने हैं, सेक्शन बी के स्टूडेंट देखने हैं तो सेक्शन बी के दे सकते हैं। तो ये फिल्टर जैसा वर्क करता है। कैटेगरी के हिसाब से चाहिए तो कैटेगरी के हिसाब से मिल जाता है हमें, ठीक है। तो ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट है, अभी वर्किंग में हमारा, इस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज हम ऑल कैटेगरीज के डिस्प्ले हो जाते हैं। जेंडर के हिसाब से अगर फीमेल ही चाहिए तो फीमेल, मेल वाइज चाहिए तो मेल हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमारा प्रोजेक्ट है, और ये नॉर्मली हमारा क्या बोलते हैं, हमारा स्कूल रिलेटेड प्रोजेक्ट है, इसको स्कूल ईआरपी बोलते हैं। और स्कूल ईआरपी में जो भी हमें अटेंडेंस वगैरह लगानी है, क्या बोलते हैं, हमारा स्टूडेंट का स्टेटस देखना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। और जैसे इसको प्रेजेंट लगाना है, एब्सेंट लगाना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं या एब्सेंट कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये प्रोविजन है, और और भी बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें। तो एक एक जैसे ही हम आगे चल के प्रोजेक्ट पर बैठेंगे तो उस टाइम पे बताएंगे। और एक दूसरा एप्लीकेशन है हमारा जो मैंने उस दिन बताया था, बीजेएसबी करते, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन है, इसमें कैसा है कि ठीक है, तो ये मैंने बताया, ये कंस्ट्रक्शन का एप्लीकेशन जो है इसके लिए यूज होता है नॉर्मली हमारा। जो भी कंस्ट्रक्शन, जिसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कंस्ट्रक्शन के, जैसे मॉल बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो उनके कंस्ट्रक्शन साइट पर कितना काम हुआ है, कितना स्क्वायर फीट काम हुआ है, और कितना काम पेंडिंग बाकी है, वहां पर कौन कौन से मटेरियल है, कौन कौन से मटेरियल उनके गोदाम में पड़े हुए हैं, ये सारा ट्रैकिंग जो है ये बीजेएसबी
एप्लीकेशन करता है हमारा। ठीक है, तो ये लाइव प्रोजेक्ट है हमारे। तो ये हो गया हमारा सिर्फ नॉर्मल ओवरव्यू डिस्कशन। अगर समझ लो कि आपको ओवरव्यू में इतना नॉलेज मिल रहा है, तो हमारे डिटेल डिस्कशन में कितना नॉलेज मिलेगा आपको, क्योंकि एक एक चीज जो है वो सीखने के लिए कम से कम लोगों को 6 या 7 महीने लगते हैं। बट वो चीज आपको, ये सारी चीजें हम नॉर्मली आपको जल्द कम टाइम स्पैन में कवर करके देने वाले हैं, विथ आपके मेहनत से। हमारा मेहनत नहीं, मैं आपको सिर्फ मेंटर करूंगा, काम आपको करना है। और जितना आप खुद से करोगे उतना आपको उसमें ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उसमें ज्यादा काम कर सकते हो आप। ठीक है, और खुद से काम करने के बाद नॉलेज भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ अंडरस्टैंड हो गया। ओके, तो अगर ये सारा कुछ समझ में आ गया है, ओवरव्यू आपको अंडरस्टैंड हो गया है उसका, ठीक है, तो अमोल सर, हमारे पास इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिस पर हम आगे भी काम कर सकते हैं, इसका ओवरव्यू भी दे सकते हैं। जैसे एक यूएमएस करके भी एप्लीकेशन है हमारे पास, उसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे सकता हूँ आगे चल के। ठीक है, तो हमारे पास कम से कम अभी करंटली वर्किंग 6 से 7 प्रोजेक्ट है, और प्रीवियसली हमारे पास कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट होंगे जो पुराने हैं, जिस पर कभी भी मेंटेनेंस का भी काम आ सकता है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे लाइव प्रोजेक्ट जो अभी चल रहे हैं। तो लाइव प्रोजेक्ट की अगर लिस्ट आपको देखनी है तो मेरे पास एक नॉर्मल लिस्ट है। ठीक है, तो अभी जो हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है, यूएमएस, पार्किंग एप्लीकेशन, चेस एप्लीकेशन, ईमेल मार्केटिंग, एनएसएससी और पॉपटैक। ठीक है, और जो स्कूल ईआरपी है हमारा वो पुराना प्रोजेक्ट है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ईआरपी जो अभी लाइव चला गया। ठीक है, इस पर हम वर्क कर रहे हैं, बट बीजेएसबी वगैरह इस पर थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह आते हैं हमें। ठीक है, ओवर टू यू अमोल सर। थैंक यू प्रफुल सर। या वो जो स्लाइड है एक्चुअली में, हेलो, वन सेकंड गाइस। हाँ अमोल सर। एक्चुअल में एक मिनट, ये मेरा थोड़ा लैपटॉप में नेटवर्क इशू आ गया था थोड़ा। वन सेकंड। किसी को कुछ क्वेश्चंस है और जो प्रफुल सर से आपको पूछना है, यू कैन टाइप हियर। आस्क योर क्वेश्चंस। जितनी भी चीजें अभी इन्होंने समझाई है, कि आपको समझ में आ गई? हमारा उद्देश्य यही है कि आपको जो भी टेक्निकल चीजें हैं वो प्रॉपर तरीके से समझ में आए। एक्चुअल में हमारा जो फोकस है, हमारी कंपनी का जो फोकस है वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर है। अगर आपको सही मायने में थ्योरेटिकल नॉलेज तो हम लेते आए हैं इतने दिनों से, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो आप बहुत फास्ट तरीके से सीखोगे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो है आपको, हर किसी को थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छे से है, बस उसको इम्प्लीमेंट करने का जो हुनर है वो तब आएगा जब वो प्रैक्टिकल करेगा। सो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा।
तो प्रैक्टिकल सेशन था ये हमारा, जिसमें हमने आपको टूल्स एक्सप्लेन किया, सारी चीजें एक्सप्लेन की। कल जो सेशन होने वाला है उसमें भी हम बहुत सारी चीजें आपको बताने वाले हैं, और कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स है आपसे, आप सबके लिए, जिसमें हम कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। और आगे भी आपको हमारे साथ कंटिन्यू रहना है, जिसमें आपको जो भी टूल्स इंस्टॉलेशन या फिर लेकर, टूल्स इंस्टॉलेशन को लेकर, प्रोजेक्ट क्लोन करने को लेकर, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं उसको लेकर कुछ भी क्वेरी है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो अगर स्ट्रक्चर समझना है आपको, वो सारी चीजें हम आपको धीरे धीरे करके बताने वाले हैं। एक्चुअल में हमें बस चाहिए आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अगर आपका मिल रहा है हमें अच्छी तरीके से, तो हम नॉलेज भी आपको देंगे, वैल्यू आपको देंगे, 100% हम वैल्यू देने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। सो हमारे कल के सेशन के लिए कुछ चीजें जो है बता देते हैं हम आपको। आपको क्या करना है कल के सेशन में। ये सारे जो टूल्स है प्रफुल्ल सर ने ऑलरेडी अभी आपको बता दिए हैं, हर एक टूल्स के बारे में, और हमारे जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी मिल चुकी है। अभी हम आपको एक टास्क दे रहे हैं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको अगर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो आपको कुछ ट्राई करना है, आपको थोड़ा समय देना है हम हमारे लिए। क्या आप रेडी हो? क्या आप हमारे साथ प्रैक्टिकल करना चाहोगे? प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना है तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यस, थैंक यू। सो आपको क्या करना है, जितने भी टूल हमने आज डिस्कस किए हैं उसकी एक लिस्ट मैं आपको, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, क्या सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है? ऐसा कोई है यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है? हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टाइप नो इफ यू आर नॉट इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, मुकेश यादव जी नहीं है, ठीक है मुकेश, एक काम करो आप, अ, सर मैं शेयर कर आपको, देती हूँ चैट में यहाँ पे लिंक। हाँ हाँ ओके, ओके, उनको शेयर कर दो आप व्हाट्सएप ग्रुप। नहीं ये मीटिंग वाले चैट में शेयर कर देती हूँ ना। हाँ वैसा कीजिए, जी वैसा कीजिए। ओके, सो आपको सारे टूल्स जो है वो इंस्टॉल करना है, उसकी लिस्ट आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और टूल्स इंस्टॉल करने के बाद आपके जो भी क्वेरी आएंगी उसको हम रिजॉल्व करेंगे। हो सकता है किसी को टूल्स इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आए, किसी को रन करने में प्रॉब्लम आए, कुछ चीजें, और एक एंगुलर का प्रोजेक्ट देंगे हम आपको, डेमो प्रोजेक्ट। वो आपको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है, और उसका आउटपुट जो आएगा उसके स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है। हमारे साथ प्रैक्टिकल नॉलेज अगर आपको गेन करना है तो हम जो टास्क दे रहे हैं वो आपको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि इससे आपका जो नॉलेज है वो इनहांस होगा। हमें उसकी मदद मिलेगी, आप जो भी करोगे उससे आपका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। तो आप परफॉर्म कीजिए ये सारी चीजें। ये टास्क आपको समझ में आ गया है कल क्या करना है, उसकी सारी अपडेट जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और कल का जो सेशन है वो बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, आपके लिए सरप्राइज और स्पेशल ऑफर हमारे तरफ से मिलने वाला है। और उसी तरह से हम कल जो भी लोग ज्वाइन होने वाले हैं उनको वर्थ ₹8,000 के ई बुक्स प्रोवाइड करने वाले हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। सो कल किसी भी हालत में आपको ज्वाइन होना है। कल का जो सेशन है वो सारी जो जो भी आपके प्रॉब्लम थे अभी तक के, जो भी आपकी क्वेरीज है किसी भी चीज को लेकर, कल वो डिस्कस हो जाएंगे। हो सकता है इस प्रोग्राम को लेकर भी आपके कुछ क्वेरीज होंगे,
अब इतना सारा ये जो चल रहा है, ये जो सेशन चल रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली कुछ चीजें होगी जो पेड होगी, कुछ चीजें होगी जो फ्री होगी। वो क्या पेड है, क्या फ्री है, उस उन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कल मिलने वाला है। सो कल हमारा जो सेशन है वो एनी हाउ आप ज्वाइन कीजिए, उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं मिलेगी आपको। कल जो सेशन होगा उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में नहीं मिलेगी। आज जो सेशन हुआ है उसकी रिकॉर्डिंग जिन लोगों ने ग्रुप में, मतलब जो लोग ग्रुप में है, जो देख नहीं पा रहे आज का सेशन, उनको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कल की नहीं मिलेगी। सो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल ज्वाइन होना जरूरी है आपको। ई बुक आपको मिलने वाली है 8,000 रुपीज कॉस्ट की, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें इस ई बुक के जरिए आप सीखोगे। बस आपको पढ़ना है, उसको मेहनत लेना है थोड़ा सा। So thank you all of you for joining with us. Stay with us for more knowledge. So we will meet you tomorrow sharp at 9 p.m. Till then, goodbye, good night, bye bye, take care.